हेलो एवरीवन, मैं अभी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है हम लोग वो कवर करने वाले हैं। और ये जो लेक्चर ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे। उनका एक्सपीरियंस कैसा था अफ्रीका में वो डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ सत्याग्रह क्या था जिसका अक्सर जिक्र होता है जब हम लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं। तो आज हम लोग वो भी इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है मेकिंग ऑफ गांधी। तो इसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 1869 में उनका जन्म हुआ था। कहां पर? पोरबंदर में। और पोरबंदर कहां था? इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ काठियावाड़ इन गुजरात। ठीक है। उनके जो फादर थे वो एक दीवान थे, यानी एक मिनिस्टर थे स्टेट में। ठीक है। अब अगर हम लोग उनके अर्ली करियर की बात करें तो 1893 में 1893 में वो अफ्रीका जाते हैं। क्यों? अपने एक क्लाइंट के केस से रिलेटेड कुछ था जिसकी वजह से वो अफ्रीका गए थे। उस क्लाइंट का क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला। तो एक्चुअली में वो जब अफ्रीका गए वो तो अपने केस से डील करने के लिए गए थे, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको एक बहुत ही अगली फेस ऑफ व्हाइट रेसिज्म वहां पर दिखता है। बेसिकली एशिया से जो लोग अफ्रीका में एज ए लेबरर काम करने गए थे उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता था, किस तरीके का भेदभाव किया जाता था, ये वहां पर उनको देखने को मिला। जब हम लोग बात करते हैं, अभी मैंने यहाँ पर आपको बोला कि ये जो साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका में लेबरर्स के तौर पर जाते थे लोग। तो किस किस तरह के इंडियंस थे बेसिकली साउथ अफ्रीका में, एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है। जो इसमें सबसे पहला आता है नाम वो है इंडेंचर्ड इंडियन लेबर का, दूसरा है मर्चेंट, तीसरा है एक्स इंडेंचर्ड लेबर। तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि ये जो इंडेंचर्ड इंडियन लेबर है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गए हैं। ठीक है। इन्होंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसके बाद ये कहां गए हैं? साउथ अफ्रीका। किस चीज के लिए? लेबर के तौर पर काम करने के लिए। Who had migrated to South Africa after 1890 to work on sugar plantation। ठीक है। जो दूसरे थे वो थे मर्चेंट, मोस्टली मेमान मुस्लिम्स who had followed the laborers। यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि बेसिकली ये मेमान जो है, या इसको आप कहीं कहीं मेमोन भी देखेंगे। ठीक है। तो ये जो है ये एक कम्युनिटी है। अभी अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो प्रेजेंट डे के सिंध में जो अभी पाकिस्तान का एरिया है वहां पर ये कम्युनिटी देखी जाती है। तो इससे इस कम्युनिटी के जो लोग थे वो बेसिकली गए थे वहां पर, कहां? साउथ अफ्रीका। क्या बन करके? मर्चेंट बन करके। जो इसमें तीसरा नंबर आता है वो है एक्स इंडेंचर्ड। यहां पर नाम में ही लगा हुआ है एक्स, मतलब ये पहले इंडेंचर्ड तो थे, मतलब इनका एक कॉन्ट्रैक्ट तो था, लेकिन अब इसके आगे क्या लग चुका है? हिस्ट्री। बेसिकली इसका मतलब यह है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, इसलिए भी वो नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है। इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में खत्म हो गया है। ये वो लोग थे who had settled down with their children in South Africa after the expiry of their contract। तो ये तीन तरीके के इंडियंस थे कहां पर? साउथ अफ्रीका में। ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट होता है जिसमें कहा जाता है कि ऑन द नाइट ऑफ जून 7, 1893 मोहनदास करमचंद गांधी, a young lawyer then, was thrown off the train's first class whites only। एक्चुअली वो जो ट्रेन था, वो जो कंपार्टमेंट था, उसमें लिखा हुआ था कि इसमें सिर्फ जो गोरे लोग हैं वही जा सकते हैं, वही बैठ सकते हैं। ठीक है। और जो स्टेशन था वो क्या था? इस स्टेशन का नाम था पीटर मैरिसबर्ग स्टेशन। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। एक बार इस स्टेशन का आपको नाम ध्यान रखना होगा। ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है एक पेपर में ये पूछा जा चुका है स्टेशन का नाम। तो इसलिए उनको उस स्टेशन जो एसी, मतलब एसी क्लास नहीं कह सकते, जो फर्स्ट क्लास था वहां से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। ये जो मैंने यहां पर शो किया है ना, ये एक्चुअली कहा जाता है कि एक ऐसा कुछ स्टोन पर लिख करके आज भी इस स्टेशन पर लगाया हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है इन द विसिनिटी ऑफ दिस प्लेक। बेसिकली ये प्लेस होगा यहाँ पे। ठीक है।
M.K. Gandhi was evicted from a first class compartment on night of 7 June 1893. This incident changed the course of his life. He took up the fight against racial oppression. His active non-violence started from that date. तो बेसिकली इनका जो नॉन वायलेंस का जो तरीका था वो इसी डेट के बाद स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे फिर दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि वो खुद भी देख रहे थे कि हाँ क्या हो रहा है, दूसरा इन्होंने खुद भी ये चीज झेल लिया, इनको खुद भी वहां से हटा दिया गया फर्स्ट क्लास से। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है हम लोग एक बार वो देखते हैं। तो यहां पर आता है, पहला है मॉडरेट फेज ऑफ द स्ट्रगल, जो है 1894 से 1906। अब यहां मैं एक चीज आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। मैंने इसके पहले भी जब आप लोगों को 1885 का जब पढ़ाया था आईएनसी के बारे में, इसके पहले के जो लेक्चर्स में मैंने पढ़ाए हैं आईएनसी के बारे में, वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडरेट्स वहां भी थे। ठीक है, जो मॉडरेट्स है ये वहां भी थे। तो ये बेसिकली क्या फॉलो करते थे, इनको क्या था, प्रेयर एंड पिटीशन का। तो बेसिकली महात्मा गांधी ने भी यही चीज फॉलो किया अपने स्टार्टिंग के कुछ सालों में। ठीक है, महात्मा गांधी रिलायड ऑन सेंडिंग पिटीशंस एंड मेमोरियल्स टू द अथॉरिटीज इन साउथ अफ्रीका एंड इन ब्रिटेन। ये हर जगह, और देखो वैसे भी तो ये क्या थे, लॉयर ही थे। तो सबसे पहले ये जिस चीज पर बिलीव करेंगे वो क्या होगा, पेपर। वो तो प्रेजेंट डे भी देखा जाता है ना, कोई लॉयर होता है तो सबसे पहले जिस चीज पर रिलाई करता है वो होता है पेपर। तो इन्होंने भी वही काम किया, इन्होंने भी पिटीशंस भेजे डिफरेंट अथॉरिटीज को, लेकिन इन्होंने देखा कि कुछ हो नहीं रहा है ये पिटीशन भेजने से। ठीक है, तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आता है, वो है कि टू यूनाइट डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियंस ही सेट अप नटल इंडियन कांग्रेस एंड स्टार्टेड अ पेपर इंडियन ओपिनियन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। बेसिकली ये अक्सर पूछा जाता है कि ये जो नटल इंडियन कांग्रेस जो उन्होंने बनाया था, इसका मेन मकसद क्या था। तो अफ्रीका में रह रहे डिफरेंट इंडियंस को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, उनको यूनाइट करने के लिए ये नटल इंडियन कांग्रेस बनाया गया था। ठीक है, आधे लोग तो इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि ये बना है इंडिया में, लेकिन एक्चुअली में ये अफ्रीका में बना हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती है जिस पर महात्मा गांधी ने बेसिकली काफी वर्क करा था, वो क्या था, सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दूसरा था इसमें कंपेन अगेंस्ट पॉल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस, तीसरा था प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रांसफर इमाइग्रेशन एक्ट। देखिए बेसिकली इसमें हुआ क्या था, 1906 में जो वहां की साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये कहा कि अब से जो भी इंडियंस यहां रह रहे हैं, उनको हमेशा, उनको 24/7 अपने गर्दन में एक वो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है आरसी, वो टांग करके चलना पड़ेगा। ऑलवेज आप जब भी, अगर आप कहीं भी निकल रहे हो, कहीं भी आप कुछ काम कर रहे हो, तो आपको ये टांग करके चलना है। ठीक है, तो लोग जो इनिशियल फेज था उसमें तो लोग मान गए, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग थे जो इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे। तो गांधी जी को ये चीज पता चली कि हाँ यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो गांधी जी ने एक एसोसिएशन फॉर्म किया था जिसका नाम था पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन। ये याद रखना, ये जो पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन था ना, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के जो सत्याग्रह था उस दौरान ये फॉर्म किया गया था। टू कंडक्ट द कैंपेन ऑफ डिफाइंग द लॉ एंड सफरिंग ऑल द पेनल्टीज रिजल्टिंग फ्रॉम सच अ डिफेंस। बेसिकली इन्होंने ये एक एसोसिएशन बनाया और इसमें इन्होंने लोगों को बताया कि कुछ भी हो जाए, हमें इस कानून को नहीं मानना है। वी हैव टू डिफाई द लॉ, हमें इस कानून को नहीं मानना है, और चाहे जो भी सफरिंग होगा, वो इनिशियल फेज में इन्होंने बोला कि वी हैव टू सफर, हमको सफर करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग ये जो लॉ है इसको नहीं मानेंगे। और यहां पर एक चीज देखो, यहां सबसे बड़ी बात है कि इस सत्याग्रह को स्टार्ट करने से पहले महात्मा गांधी किस चीज पर काम कर चुके हैं, टू यूनाइट द सेक्शन ऑफ इंडियंस। जो इंडियंस है वो एक तरीके से यूनाइट हो चुके हैं अब। और एक बार जब महात्मा गांधी ने ये कॉल किया कि नहीं, कोई भी नहीं मानेगा इस लॉ को, तो हुआ क्या,
लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जला दिया। ठीक है। और ये जलाना किस चीज का इंडिकेशन था कि हम आपके कानून को नहीं मान रहे हैं। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे फिर ये भी हुआ कि जिस एक्चुअली इसके बाद महात्मा गांधी को जेल में भी डाला जाता है इस इंसिडेंट के बाद। ये जब इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाया और वहां जो गवर्नमेंट थी उनको ये पता चल चुका था कि हाँ एक कोई ऐसा शख्स है जो ये सब करवा रहा है, तो महात्मा गांधी को जेल में भी डाला गया। लेकिन चूंकि यूनिटी थी लोगों के बीच, तो इतने ज्यादा मास लेवल पर ये कंपेन हो गया कि फिर कहा जाता है कि जो अफ्रीकन गवर्नमेंट थी उस समय, उसकी बहुत ज्यादा किरकिरी होने लगी थी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो लास्टली फिर महात्मा गांधी को छोड़ा जाता है और उसमें फिर क्या होता है, इस पर एक कॉम्प्रोमाइज किया जाता है इस लॉ पर। मतलब अब ये भी लॉ खत्म। ठीक है। मतलब यहां पर जो पहला महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था उनके लाइफ का, वो यही था अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहां महात्मा गांधी हो जाते हैं सक्सेसफुल। दूसरा था कंपेन अगेंस्ट द पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। देखिए यहां पे क्या हुआ था, बेसिकली 3 पाउंड का एक पोल टैक्स लगाया गया था। दूसरा ये जो है अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। जो एक्स इंडेंचर्ड लेबर है ना, इन पर एक 3 पाउंड का टैक्स लगाया गया था कि इनको ये यहां पे रह रहे हैं इसलिए इनको यहां पर एक टैक्स देना पड़ेगा। अब आप खुद समझो, ये ऑलरेडी इनके पास वर्क नहीं है, ये ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से वहां रह नहीं रहे हैं, फिर ये कैसे 3 पाउंड पे कर देंगे वहां। ठीक है। तो फिर महात्मा गांधी ने फिर इसके अगेंस्ट एक कंपेन चलाया। और उसी दौरान एक चीज और हुई थी, दैट वाज द इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब वहां पे अफ्रीका में और हम लोग बात कर रहे हैं इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस, इसका क्या मतलब है। तो देखिए बेसिकली हुआ ये था कि वहां की जो सुप्रीम कोर्ट थी अफ्रीका की, उसने ये कहा कि जो भी शादियां अफ्रीका के अंदर, जो भी शादियां क्रिश्चियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है। और उसको इनवैलिडेट घोषित कर दिया जाएगा, उस शादी को मान्य नहीं दिया जाएगा। और दूसरी चीज ये कि जो बच्चे हैं उनको इलेजिटिमेट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो देखो यहां क्या हुआ ना, इस चीज को लोगों ने, मतलब ऑब्वियसली ये गलत था, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोगों ने इसको इंसल्ट माना वो था दैट वाज एन इंसल्ट टू द ऑनर ऑफ द वीमेन, एंड इवन मेनी वीमेन वे ड्रॉन इनटू द मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस इंडिग्निटी। एक्चुअली बहुत सारी विमेन जो थी उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगी। इवन किसी भी इंडियन विमेन को जो वहां रह रही थी उनको अच्छी नहीं लगी ये चीजें। और ये पहला कैंपेन था जिसमें विमेन भी साथ आई थी। किसके? महात्मा गांधी के। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि महात्मा गांधी के का वो पहला कौन सा कैंपेन था जिसमें विमेन जो थी वो साथ आई थी, तो ये यही था, इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। ठीक है। तो बेसिकली फिर यहां पर उसी तरीके का एक कैंपेन चला जो वहां पर साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट फिर इन लोगों ने यूनाइट होकर के एक कैंपेन चलाया और फिर बाद में इसको वैलिडेट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। तो फिर जो दूसरा मूवमेंट रहा महात्मा गांधी का, वो भी क्या हुआ, सक्सेसफुल रहा। ठीक है। पहला सक्सेसफुल, दूसरा सक्सेसफुल। तीसरा क्या था? प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रांसवाल इमाइग्रेशन एक्ट। अब इसको हम लोग मैप से देखते हैं। देखिए बेसिकली यहां पे है ट्रांसवाल, ये है नटल। यहां पर आपको एक बाउंड्री दिख रहा होगा ये। तो ऐसा था कि जो इंडियंस हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इनका ये जो मूवमेंट था दैट वाज नॉट अलाउड। तो इन लोगों को ये लगा, जो इंडियंस वहां रह रहे थे उनको लगा कि ये तो एक तरीके का पक्षपात है, क्योंकि जो अफ्रीकन है वो तो जा रहे हैं यहां पर। ठीक है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने यहां पर एक बार फिर से मोर्चा संभाला और इन्होंने फिर क्या करा कि लोगों को मूव करने को कहा कि आप जिसको जैसे मूव करना है वो करो। मतलब एक बार फिर से कानून को क्या करना है, तोड़ना है। और अगेन यहां पे वही चीज होती है और फिर मजबूर होकर के जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज को अलाउ कर दिया। तो मेन यही 3 वहां पर स्ट्रगल था महात्मा गांधी का। ठीक है। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। ठीक है।
अब आगे हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी का एक्सपीरियंस कैसा रहा साउथ अफ्रीका में। तो सबसे पहले यह है कि गांधी फाउंड दैट द मासेस हैड इमेंस कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन एंड सैक्रिफाइस फॉर अ कॉज दैट मूव्ड देम। इसीलिए यहां से जब मासेस की बात होती है तो अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था, इंडियंस को यूनाइट करने का काम। अब यूनाइट कर लिया तब इनको ये लगा कि हाँ, जो मासेस है, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनके पास इमेंस कैपेसिटी होती है। और यहां पर ये दोनों चीज है, ये चीज आप ध्यान रखना कि ये जो मासेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव भी दोनों चीज होता है इसमें। ये जो निगेटिव है ना, इसको आप प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में जोड़ करके देख सकते हो कि ये जो मासेस हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो क्या क्या एक बार में कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक सबसे जीता जागता जो उदाहरण होता है वो ये होता है। ठीक है, लेकिन अभी इतना हम लोगों को नहीं जाना अभी प्रेजेंट डे पर, अभी हम लोग थोड़ा हिस्ट्री का ही बात करते हैं इस पे। तो पहला क्या था, उनको जो मासेस की कैपेसिटी है उसका पता चला। दूसरा, he was able to unite the Indians belonging to different religion and classes and men and women alike under his leadership। कितने भी ज्यादा रिलीजियस ग्रुप्स हो, कितने भी क्लासेस हो, उनको यूनाइट किया जा सकता है, ये इन्होंने सीखा वहां पर। He came to realize that at times the leaders have to take decisions unpopular with their enthusiastic supporters। ठीक है, उनको ये लगा कि अब कई बार आपको ऐसा भी आएगा कि जो लीडर्स हैं उनको कुछ अनपॉपुलर डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट था उनका वो ये था, he was able to evolve his own style of leadership। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, own style of leadership and politics and new techniques of struggle on a limited scale untrammeled by the opposition of contending political current। सामने से कैसे पॉलिटिकल करेंट्स आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनकी जो अपनी मेथड थी सत्याग्रह की, वो कारगर हमेशा साबित हुआ। ठीक है, और यही इनका था ओन स्टाइल ऑफ लीडरशिप। यहां मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि एक टॉलस्टॉय फार्म इन्होंने सेट किया था। इसको महात्मा गांधी का फर्स्ट आश्रम कहा जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली हेडक्वार्टर बना था महात्मा गांधी के सत्याग्रह के कैंपेन के लिए। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह कैंपेन का हेडक्वार्टर क्या था, तो वो था टॉलस्टॉय फार्म। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सत्याग्रही होता क्या है, या महात्मा गांधी के लिए जो सत्याग्रह है उसका क्या मतलब है। सबसे पहली बात, अगर इस वर्ड को हम लोग अगर देखें ना, तो क्या है, सत्य के लिए आग्रह। पहले क्या करेंगे हम लोग, आग्रह करेंगे। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी का यह कहना था कि सत्याग्रही वो होता है, सत्याग्रही was not to submit to what he considered as wrong but was to always remain truthful, non-violence and fearless। जो सत्याग्रही है वो हमेशा सच के साथ रहेगा, वो हमेशा नॉन वायलेंट रहेगा, वो हमेशा फियरलेस रहेगा, उसको किसी से डर नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा जो चीज है यहाँ पे कि एक सत्याग्रही है ना, he works or they work on the principle of withdrawal of cooperation and boycott। देखो सीधी सी बात है, इनका ये वाला जो पॉइंट है इसका यही है, गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा लॉ लाती है जो लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं है, तो हम लोग उसमें कोऑपरेट नहीं करेंगे और उसका बॉयकॉट किया जाएगा। ठीक है, और ये चीज प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाता है। ठीक है, द मेथड्स ऑफ सत्याग्रह इंक्लूड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डिक्लाइनिंग ऑनर्स एंड पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी। अल्टीमेटली सब चीज का जो जड़ था वो क्या था, पैसा। ठीक है, तो पैसा ही नहीं तो इनको, सीधी बात, अल्टीमेटली देना तो आपको ही है, जो देना, जो वहां पे लोग हैं उन्हीं को तो पैसे पे करने हैं, उन्हीं को तो टैक्स देना है, पे ही नहीं करो, सीधी बात। जो आपको ऑनर्स दिए गए हैं उनकी तरफ से वो छोड़ दो, उसको डिक्लाइन करो। एंड पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी, अगर ऐसा कोई पोजीशन दिया गया उनकी तरफ से उसको भी आप डिक्लाइन करो, छोड़ दो उसको। उसके बाद नेक्स्ट है इनका क्या, सत्याग्रही शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट सफरिंग इन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, अगर उसके अगेंस्ट एक सत्याग्रही खड़ा हो रहा है, तो उससे सफर करना ही पड़ेगा और उसे उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। दिस सफरिंग वॉज टू बी अ पार्ट ऑफ हिज लव फॉर ट्रूथ। ये जो सफरिंग है, वो जो सच्चाई के लिए खड़ा है,
वो जो सच्चाई के लिए उसका प्यार है, वो उसी का एक पार्ट है ये सफरिंग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो सच्चा सत्याग्रही है, ही विल नेवर गो बिफोर द एविल वट एवर द कंसिक्वेंसेस। कुछ भी हो जाए, गलत के सामने वो नहीं झुकेगा कभी, चाहे कुछ भी कंसिक्वेंसेस हो, कुछ भी रिजल्ट हो। ठीक है, तो वो होता है हमारा सच्चा सत्याग्रही, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। और इसके बाद लास्ट में इन्होंने कहा कि ये जो इतनी सारी चीजें मैंने ऊपर कह दी, ये इतना आसान नहीं है। इट इज ओनली फॉर द ब्रेव एंड द स्ट्रॉन्ग। जो ब्रेव है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो ताकतवर है, सिर्फ वही प्रैक्टिस कर सकता है सत्याग्रह। जो लोग कमजोर हैं, जो लोग डरपोक हैं, उनके लिए सत्याग्रह नहीं है। और महात्मा गांधी का ये भी कहना था कि जो वायलेंस है ना, जो लोग वायलेंस करते हैं, ये कहीं ना कहीं ये डरपोक लोग होते हैं जो वायलेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये था महात्मा गांधी का टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। यहां मैं बस एक चीज एक्स्ट्रा आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो थोड़ा सा मतलब अलग है इन सब चीजों से। ये सब चीजें जब हुई, ये बेसिकली 1906 1907 ऑनवर्ड, वो तब का ये सारा इवेंट है। अगर आप देखो उस समय इंडिया में क्या हो रहा था, जब वहां पर ये सारी चीजें कर रहे थे, तो इंडिया में क्या हो रहा था? 1885 में क्या बना था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें मॉडरेट्स थे। ठीक है, उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो भी आ चुके थे। तो ये सारी चीजें यहां पे चल रही थी। लेकिन आप एक चीज देखो, हर किसी को पता था कि दुनिया के किस किस पार्ट में इंडियंस के लिए क्या, किस किस तरीके से इंडियंस को परेशानी हो रही है। बट किसी दूसरे इंडियन लीडर ने आवाज नहीं उठाई थी कि अफ्रीका में या किसी और जगह पर इंडियंस के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है। अल्टीमेटली किसने आवाज उठाया? वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसलिए भी गांधी जो थे वो इतने इंपॉर्टेंट लीडर आगे चल के हुए, या उस समय भी, इवन उस समय भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर के तौर पर वो निकल करके आए। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी का एक्सपीरियंस इंडिया में आने के बाद कैसा रहा। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा गांधी इन इंडिया। इसमें हम लोग जो चंपारण सत्याग्रह है वो, अहमदाबाद स्ट्राइक था वो, और जो खेड़ा सत्याग्रह था वो हम लोग तीनों डिस्कस करेंगे, और उसके आगे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।